हेलो बच्चों, नमस्ते, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू फ्यूचर कूल कोचिंग। आप सभी का फ्यूचर कूल कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है भैया। और आज हम करेंगे नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र। क्या कर रहे हैं हम इस सीरीज के अंदर, जो लेटेस्ट वाले 2025 और 26 में जो रेलवे के एग्जाम हुए हैं उनमें जो साइंस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1 पे डायरेक्टली। क्या कह रहा है क्वेश्चन? एकदम लेटेस्ट वाले क्वेश्चन है बेटा ये। ठीक है, पुराने क्वेश्चंस मैं इसलिए डिस्कस नहीं कर रही हूँ क्योंकि बहुत बार कर चुकी हूँ, आपको ही पता है, मेरे YouTube चैनल पे कम से कम 4-5 बार करवा रखी हूँ पुराने क्वेश्चंस। आ जाओ, सिर्फ 2025 और 26 के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी आपसे मैं इस सीरीज के अंदर। कह रहा है इन एनिमल सेंसिटिविटी और जो रिस्पॉन्स करने की और कंट्रोल करने की जो कैपेबिलिटी होती है वो हमारा कौन सा सिस्टम करता है। तो हमारे बॉडी में एक सिस्टम है जिसको आप नर्वस सिस्टम कहते हैं, जिसको आप तंत्रिका तंत्र कहते हैं। और तंत्रिका तंत्र क्या करता है, तो हमारे बॉडी के अंदर जितने भी सारी रिस्पॉन्स करने की जो एक्टिविटीज होती हैं और बॉडी के सारे ऑर्गन्स को कंट्रोल और कमांड देने की जो प्रोसेस है वो हमारे नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र से कंट्रोल की जाती है। ठीक है जी मैम, तो हमारे बॉडी में एक नर्वस सिस्टम है। ये नर्वस सिस्टम जो है इसमें सबसे पहला जो आपको याद रखना है, नर्वस सिस्टम में मेनली जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो सीएनएस से आते हैं। सीएनएस की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जो केंद्र में होता है, जो हमारे बॉडी के सेंटर में होता है। जैसे ये मेरा बॉडी है, ऐसा आपका भी होगा ना, तो इसके सेंटर में ये ब्रेन, और ब्रेन से पीछे की तरफ एक मोटी नस निकलती है जिसको आप स्पाइनल कोड कहते हैं। तो ब्रेन और स्पाइनल कोड होते हैं वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के हिस्से होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के हिस्से होते हैं। बहुत थका हुआ क्वेश्चन था, बहुत थका हुआ क्वेश्चन पूछा ये, हालांकि कोई लेवल नहीं है क्वेश्चन पूछने का। चलो दूसरा बताओ आप क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। आपको कौन सा एक स्टेटमेंट है जो सही है नर्वस टिश्यू के बारे में? अब पता होना चाहिए नर्वस टिश्यू क्या होती है। वो उत्तक जो नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं। अरे भैया, वो उत्तक जो तंत्रिका तंत्र में होते हैं उनको तंत्रिका तंत्र उत्तक कहते हैं। और नर्वस टिश्यूज किससे बने हुए होते हैं? तो नर्व सेल से बने हुए होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम तंत्रिका कोशिकाएं कहते हैं। तो आपसे पूछा है कि इनके बारे, नर्वस टिश्यू के बारे में कौन सा एक स्टेटमेंट है जो सही है। एक सही होगा, बाकी 3 गलत होंगे। पहला कह रहा है कि नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑफ मसल्स, फाइबर्स एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट। पहला ही गलत लग रहा है, ये तो गलत है भैया। भैया हमारे बॉडी में मूवमेंट का काम नर्वस सिस्टम नहीं करवाता है, वो मस्कुलर सिस्टम करवाता है, वो मांसपेशीय तंत्र करवाता है। नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ एपिथेलियल सेल्स। ना 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 ना, नर्वस जो सिस्टम होता है उसमें तो नर्वस टिश्यूज होते हैं, गलत है। नर्वस टिश्यू कंसिस्ट ऑफ न्यूरॉन्स एंड इन फाउंड इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड एंड नर्व्स। बिल्कुल सही बात है कि हमारा जो तंत्रिका तंत्र होता है उसमें न्यूरॉन्स होते हैं, और ये न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन में पाए जाते हैं, हमारी नर्व्स में पाए जाते हैं, और हमारे जो स्पाइनल कोड, जिसको हिंदी में मेरुरज्जु कहते हैं, उसमें पाए जाते हैं। चौथा कह रहा है नर्वस टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉलेंट्री मूवमेंट। ना 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 ना, वॉलेंट्री मूवमेंट तो ये है, ये हो रहा है मेरी इच्छा से, और मेरी इच्छा से जो होता है ना वो कौन सा होता है, वो तो बेटा वॉलेंट्री मसल्स की वजह से होता है। चलो आ जाओ, which part of the neuron that is nervous tissue is responsible for the protein synthesis। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन? कह रहा है कि न्यूरॉन का कौन सा भाग है जो प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है। बच्चों आपने पढ़ा होगा हमारी सेल्स में, जो आपने ऐसे पढ़ा होगा, देखो हमारी सेल में एक होता है राइबोसोम। राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन बनाना और प्रोटीन सिंथेसिस करना। ठीक है जी मैम, हमारी कोशिकाओं के अंदर राइबोसोम्स होते हैं, उनका काम होता है प्रोटीन बनाना और प्रोटीन का संश्लेषण करना। अब मुझे ये बताओ कि नर्व जो न्यूरॉन होता है वो भी तो एक सेल है। न्यूरॉन क्या है? एक सेल है बेटा, और क्या है? तंत्रिका कोशिका भी एक सेल है। तो इसके अंदर भी तो कोई चीज ऐसी होनी चाहिए ना जो क्या बनाए, जो प्रोटीन बनाने का काम करता है। तो जैसे बाकी की सेल्स के पास राइबोसोम्स होते हैं प्रोटीन बनाने के लिए, वैसे न्यूरॉन के पास प्रोटीन बनाने के लिए कुछ ग्रैन्यूल्स होते हैं, कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिनको नीजल्स ग्रैन्यूल्स कहते हैं। बहुत अच्छे से मैंने न्यूरॉन की स्ट्रक्चर में आपको पढ़ा रखा है। कौन कह रहा है ए? मतलब एक ने ए टाइप कर दिया तो सबने ए ए ए ए ए टाइप कर दिया, गलत लिख रहे हो। ये नीजल्स ग्रैन्यूल्स होते हैं न्यूरॉन के अंदर। देखो न्यूरॉन जो होता है वो ऐसा दिखता है। न्यूरॉन क्या? एक सेल है, एक कोशिका है।
तो इस न्यूरॉन के साइटोप्लाज्म में, जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, उस साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम्स होते हैं, ठीक वैसे ही न्यूरॉन के अंदर साइटोप्लाज्म में कोशिका द्रव्य है, उसमें भी कुछ ग्रैन्यूल्स होते हैं, कुछ कण होते हैं जिनको नीजल्स ग्रैन्यूल्स कहते हैं, और इनका काम होता है प्रोटीन बनाना और उस प्रोटीन का संश्लेषण करना। तो आपसे पूछे नीजल्स ग्रैन्यूल्स का काम क्या है, तो आप क्या कहोगे? ये प्रोटीन बनाना और उसका संश्लेषण करने में सहायक होते हैं, या इस क्वेश्चन ने जैसे पूछा है वैसे आपको आंसर करना है। ठीक है, ओके, चलिए आ जाओ अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा है कि एक छात्र कहता है पौधों में तंत्रिका तंत्र नहीं होता। बिल्कुल सही बात है, प्लांट्स में नर्वस सिस्टम नहीं होता, इसलिए वो किसी भी चीज पर प्रतिक्रिया नहीं कर सकते हैं। सही वैज्ञानिक उत्तर क्या होगा? ये बताओ। एक स्टूडेंट कह रहा है कि प्लांट्स में नर्वस सिस्टम नहीं होता, ठीक है, नहीं होता नर्वस सिस्टम, तो क्या वो रिस्पॉन्स भी नहीं कर सकते हैं? अरे भैया, अगर प्लांट रिस्पॉन्स ना कर रहे होते तो फिर तो खेल ही खत्म हो जाता। कभी ज्यादा धूप में प्लांट जलते ही नहीं। तो बेटा याद रखना, चाहे प्लांट्स के पास नर्वस सिस्टम ना हो, लेकिन फिर भी वो अपने हार्मोन्स और इलेक्ट्रिकल केमिकल सिग्नल की सहायता से वो प्रतिक्रियाएं देते हैं, वो रिस्पॉन्स देते हैं बेटा, वो रिस्पॉन्स देते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? प्लांट्स के पास नर्वस सिस्टम नहीं होता तो किसकी सहायता से रिस्पॉन्स देते हैं? अपने हार्मोन्स की सहायता से। प्लांट में बहुत सारे हार्मोन्स पढ़ाए हैं मैंने, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड। तो हार्मोन्स और इलेक्ट्रिकल केमिकल सिग्नल की सहायता से प्लांट रिस्पॉन्स करते हैं हर चीज का। वो बात अलग है, हमारे पास बहुत अच्छा नर्वस सिस्टम है क्योंकि हमारे पास ब्रेन है ना। चलो आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटीज द कम्युनिकेशन बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सुनो। एक नर्वस सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जो हमारे बॉडी के सेंटर में होता है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो ऑर्गन से मिलकर बना हुआ होता है, पहला है ब्रेन और दूसरा होता है स्पाइनल कोड, जिसको मेरुरज्जु कहते हैं हिंदी में। मस्तिष्क और स्पाइनल कोड दोनों मिलकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। अब क्या होता है, इस ब्रेन और स्पाइनल कोड से कुछ ऐसी लंबी लंबी नर्व्स निकलती हैं, कुछ तंत्रिकाएं निकलती हैं। ये तंत्रिकाएं क्या करती हैं? ये हमारे शरीर के विभिन्न भागों तक मैसेज लेकर भी जाती हैं और लेकर भी आती हैं। और ये नर्व्स मिलकर जो सेंट्रल जो नर्वस सिस्टम बनाती हैं उसको बोलते हैं पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो नर्वस सिस्टम नर्व से बना हुआ है, हिंदी में बोलते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र जो होता है वो क्या करता है, उसमें बहुत सारी नर्व्स होती हैं। कितनी? तो 43 जोड़ी, कितनी? 43 पेयर्स नर्व्स होती हैं। ये नर्व्स ब्रेन तक सिग्नल लाएंगी हमारे ऑर्गन से, वापस लेकर जाएंगी। स्पाइनल कोड यानी मेरुरज्जु तक सिग्नल लेकर आएंगी और वापस लेकर जाएंगी। तो अगर मैं आपसे पूछ लूं पीएनएस किससे बना है, तो आप क्या बोलोगे? पीएनएस बना है नर्व से, तंत्रिकाओं से। अगर मैं आपसे पूछ लूं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कुल कितनी तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, नर्व्स होती कितनी हैं, तो 43 जोड़ी करके आना। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। आगे तो ये 43 जोड़ी दो प्रकार की होती हैं, वो भी क्वेश्चन पूछ रखा है, वो भी क्वेश्चन पूछ रखा है। तो चलिए आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। अगला कह रहे कौन सा एक है जो स्टेटमेंट सही नहीं है? किसके बारे में? नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू कहां होते हैं? तंत्रिका उत्तक जो होते हैं वो तंत्रिका तंत्र में होते हैं। किससे बने हुए होते हैं? नर्व से बने हुए होते हैं, न्यूरॉन से बने हुए होते हैं। न्यूरॉन जिनको हम यूनिट ऑफ ब्रेन कहते हैं या यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम कहते हैं। अब आपको न्यूरॉन के बारे में सही स्टेटमेंट बताना था। कह रहा है कि जो न्यूरॉन या नर्व सेल्स होती हैं वो बहुत स्मॉल होती हैं लेंथ में। गलत है, गलत है। न्यूरॉन्स इज मेड अप ऑफ एक्सोन एंड डेंड्राइट। सही बात है, न्यूरॉन का एक्सोन भी हिस्सा होता है और डेंड्राइट भी होता है। सेल्स आर कॉल्ड नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स। सही बात है, न्यूरॉन सेल्स को आप क्या कह सकते हो? नर्व सेल्स भी बोल सकते हो। दो नाम है, आप नर्व सेल्स बोल लो, आप न्यूरॉन बोल लो, आपकी मर्जी है। एग्जाम्पल्स आर ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। बिल्कुल सही बात है, ब्रेन और स्पाइनल कोड में न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन गलत है, आपसे गलत ही पूछा था। पहले ऑप्शन में दिया हुआ है कि नर्व सेल्स होती हैं वो लंबाई में छोटी होती हैं। ना बेटा, न्यूरॉन्स आर लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी।
जो तंत्रिका कोशिका होती हैं वो हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं। कैसी होती हैं? सबसे लंबी होती हैं, 1 मीटर तक लंबे हो सकते हैं ये न्यूरॉन्स। और आपसे कह रहा है ये छोटी होती हैं, तो यहां पे लॉन्गेस्ट होना चाहिए था। अरे कितनी बार पढ़ा है आपने, मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं कौन सी होती हैं? न्यूरॉन सेल्स होती हैं। तो एक गलत है तो गलती पूछा था। आ जाओ, अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर मेड अप ऑफ नर्व्स टिश्यू, यानी कि तंत्रिका उत्तक से बनी हुई कौन सी सेल्स किससे बनी हुई होती हैं या कहां होती हैं? तो नर्वस टिश्यू क्या आपके किडनी में होते हैं? नहीं। क्या लीवर में होते हैं? नहीं। क्या फेफड़ों में होते हैं? क्या हार्ट में होते हैं? क्या हड्डियों में होते हैं? क्या मसल्स में होते हैं? नो मैम। न्यूरॉन टिश्यूज या नर्व टिश्यू हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स में पाए जाते हैं। हमारे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स में पाए जाते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम? हाँ जी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 ऑर्गन्स होते हैं, याद कर लो। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र 2 ऑर्गन्स 2 अंगों से मिलकर बना हुआ होता है। कौन कौन सा? स्पाइनल कॉर्ड प्लस ब्रेन, मस्तिष्क और मेरु रज्जु। ये दोनों जब मिलते हैं तो हमारे बॉडी में एक प्रकार का सिस्टम बनाते हैं जिसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं, जिसको केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। ये क्वेश्चन मैंने कहा था ना बहुत बार आता है, आपके सामने है, देख लो 2026 में पूछा है भैया। ठीक है, चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन। द डैश इज द लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। सबसे लंबी सेल्स कौन सी होती हैं? तो न्यूरॉन सेल्स सबसे लंबी होती हैं, 1 मीटर तक लंबी हो सकती हैं ये न्यूरॉन सेल्स, बिल्कुल हो सकती हैं। अच्छा, एक बात याद रखना, न्यूरॉन्स 3 प्रकार के होते हैं। कौन बताएगा मुझे कि न्यूरॉन्स कितने प्रकार के होते हैं? ये देखो, यहां से भी क्वेश्चन पूछ रखा है रेलवे ने। देखो 3 तरीके के न्यूरॉन्स होते हैं। पहले होते हैं उनको सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं, जो सेंस करवाते हैं, जो संवेदनाओं का ग्रहण करते हैं। दूसरे होते हैं मोटोर न्यूरॉन्स और तीसरे होते हैं इंटर न्यूरॉन्स। इंटर न्यूरॉन्स इन दोनों को कनेक्ट करते हैं आपस में। तो कुल 3 प्रकार के तंत्र की कोशिकाएं पाई जाती हैं, या तंत्रिका कोशिका 3 प्रकार की होती हैं, सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन। याद कर लोगे? 3 प्रकार के होते हैं जी मैम। आ जाओ अगला। इन विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन इज द फर्स्ट इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्रिएटेड? इलेक्ट्रिक सिग्नल आते हैं हमारे ब्रेन में किसकी सहायता से? न्यूरॉन की सहायता से। तो न्यूरॉन के बहुत सारे हिस्से होते हैं, बहुत सारे भाग होते हैं। उनमें से एक हिस्सा ऐसा होता है जिसके पास सबसे पहले इलेक्ट्रिक इंपल्स बनते हैं। जैसे कोई इंफॉर्मेशन आई, कोई सूचना आई, तो वो इलेक्ट्रिक इंपल्स क्रिएट करने का काम करता है, और वो न्यूरॉन का पहला हिस्सा है, और पहले हिस्से को बोलते हैं डेंड्राइट। डेंड्राइट आपको दिखाती हूं आखिर ये डेंड्राइट होता कैसा है। न्यूरॉन की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, और न्यूरॉन की स्ट्रक्चर में ये जो ब्रांच हैं, ये जो शाखाएं हैं, ये लंबी लंबी जो ब्रांचेस दिख रही है ना आपको, ये बहुत लंबी लंबी जो ब्रांचेस, इन्हीं ब्रांचेस को हम डेंड्राइट कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंड्राइट। इसी को हम न्यूरॉन्स डेंड्राइट्स कह देते हैं। ठीक है मैम। काम क्या होता है? तो सबसे पहले जो सिग्नल्स होते हैं उनको रिसीव करना, सबसे पहले इलेक्ट्रिक सिग्नल को बनाना, रिसीव करना, कलेक्ट करने का काम कौन करता है आप बताओगे? यही लंबी लंबी ब्रांचेस करती हैं, जो उनका नाम क्या होता है? डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स। ठीक है जी, आ जाइए। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द डेंड्राइट्स इन ए न्यूरॉन? इसी क्वेश्चन को फिर रिपीट करके थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करके फिर से पूछ लिया कि डेंड्राइट्स का काम क्या होता है। तो डेंड्राइट्स का काम क्या है? सबसे पहले इंफॉर्मेशन को या इलेक्ट्रिक इंपल्स को रिसीव करना, क्रिएट करना। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। सिंपली याद करो बस कि इस न्यूरॉन के अंदर ऐसे लंबी लंबी ब्रांचेस होती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम डेंड्राइट कहते हैं। ये ब्रांचेस होती हैं, शाखाएं होती हैं न्यूरॉन की। इनके पास सबसे पहले मैसेज आता है। जैसे ही कोई मैसेज आया तो ये इलेक्ट्रिक सिग्नल प्रोड्यूस करती हैं, इंफॉर्मेशन सबसे पहले गैदर करती हैं, कलेक्ट करती हैं सूचनाओं को। तो अब कैसे ही पूछ ले क्वेश्चन, क्या फर्क पड़ता है हमें? आ जाओ अगला क्वेश्चन। व्हाट विल हैपन्स इफ द डेंड्राइट्स ऑफ न्यूरॉन डू नॉट फंक्शन?
अब फिर इस डेंड्राइट से क्वेश्चन पूछ लिया भैया, कह रहे कि अगर डेंड्राइट खराब हो जाए मान लो किसी न्यूरॉन की, तो क्या नहीं होगा? तो भैया इलेक्ट्रिक सिग्नल्स प्रोड्यूस ही नहीं होंगे, जो इलेक्ट्रिक इंपल्स है वो बनेगा ही नहीं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट ही नहीं हो पाएगी। तो न्यूरॉन जो है वो इलेक्ट्रिक इंपल्स बना ही नहीं पाएगा। इस ऑप्शन में कह रहे हैं ज्यादा बनाएगा, तो गलत है ना। सिग्नल्स विल बी ट्रांसमिटेड फास्टर, ना भैया, डेंड्राइट खत्म हो गया इसका मतलब सिग्नल वहीं मर गया, सिग्नल आगे पहुंचा ही नहीं है न्यूरॉन के अदर पार्ट्स में। सिग्नल्स फ्रॉम देयर न्यूरॉन्स विल नॉट रिसीव्ड, और ये मसल्स वाला तो वैसे ही खत्म था, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझ रहे हैं आप मेरी बात? क्या कह रहा है क्वेश्चन? ये कह रहे हैं कि भैया अगर डेंड्रोन वाला डेंड्राइट वाला पार्ट खत्म हो जाए तो क्या नहीं मिलेंगी? तो इंफॉर्मेशन नहीं मिलेंगी, इलेक्ट्रिक इंपल्स क्रिएट ही नहीं होंगे। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग जनरली फॉर्म द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ न्यूरॉन? मैंने कहा हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं न्यूरॉन होती हैं। तो जब आप न्यूरॉन की स्ट्रक्चर पढ़ते हो तो न्यूरॉन की स्ट्रक्चर में ऐसे एक लंबा सा हिस्सा होता है, ऐसा सिलेंड्रिकल ट्यूब जैसा, बेलनाकार नली जैसा, और इसी लंबे से हिस्से को आप एक्सोन बोलते हैं। और एक्सोन आप देख लो इस न्यूरॉन में सबसे लंबा आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जी मैम दिख रहा है। तो न्यूरॉन का जो सबसे लंबा भाग होता है उसी को आप एक्सोन कहते हैं। दो नाम याद करो, ये जो ब्रांचेज होती हैं इनको हम क्या बोलते हैं? डेंड्राइट बोलते हैं। फिर ये जो लंबा सा बेलनाकार नली जैसा हिस्सा होता है, इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ न्यूरॉन, यह न्यूरॉन का सबसे लंबा भाग है। इसका आंसर क्या होगा? एक्सोन। एक्सोन। न्यूरॉन की स्ट्रक्चर से इस बार 2025 वाले एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, तो आप लोग न्यूरॉन की स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से पढ़ना। बैचेस में भी पढ़ा रखी है, यूट्यूब पे भी आप सर्च कर लेना, न्यूरॉन स्ट्रक्चर बाय काजल मैम करके आपके सामने वीडियो आ जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट न्यूरॉन इज इनकरेक्ट? न्यूरॉन के बारे में आपको गलत स्टेटमेंट ढूंढना है, तो एक गलत होगा बाकी तीन सही होंगे। तो पहला क्या कह रहे हैं? डेंड्राइट्स रिसीव सिग्नल। मैंने अभी तो पढ़ा है डेंड्राइट जो ब्रांचेज होती हैं वो सबसे पहले सिग्नल को रिसीव करती हैं, तो सही है मैम। न्यूरॉन्स लैक ऑफ न्यूक्लियस, अरे भैया जैसे एक सेल होती है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, वैसे न्यूरॉन भी एक सेल है, उसमें भी न्यूक्लियस होगा, उसमें भी केंद्रक होगा। मैं आपको दिखाती हूं, ये रहा न्यूरॉन, और न्यूरॉन के अंदर ये देखो न्यूक्लियस, केंद्रक। क्यों नहीं होगा न्यूरॉन में केंद्रक? न्यूरॉन भी तो एक सेल है। और मैंने आपको कितनी बार पढ़ा है, हमारे बॉडी में केवल एक सेल ऐसी होती है जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, वो होती है रेड ब्लड सेल, वो होती है लाल रक्त कोशिका। उसके अलावा जितनी भी सारी सेल्स होती हैं उन सबके पास न्यूक्लियस होता है। तो न्यूरॉन भी तो एक सेल है, उसके पास भी न्यूक्लियस होगा। तो ये कह रहा है कि न्यूरॉन के पास न्यूक्लियस नहीं है, तो गलत हो गया ना, और गलत ही आपको छांटना था, तो बी इज द राइट आंसर। ये डी कौन टाइप कर रहा है? बेटा एक बार तुम न्यूरॉन की स्ट्रक्चर पढ़ो अच्छे से। हाँ, पहले डी 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 फिर बी पे आ गए। अगला कह रहे हैं न्यूरॉन इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स, डेंड्राइट, सेल बॉडी एंड एक्सोन। ठीक है, एक्सोन सेंड सिग्नल आउट, एक्सोन है वो सिग्नल को दूसरे न्यूरॉन की तरफ बाहर भेजने का काम करता है। बिल्कुल सही बात है, सिर्फ बी गलत है। बी गलत क्यों है? ये कह रहे हैं न्यूरॉन में केंद्रक नहीं होता, नाभिक नहीं होगा, हिंदी में केंद्रक बोलेंगे। ये कह रहे हैं न्यूरॉन सेल के पास न्यूक्लियस नहीं होता। क्यों नहीं होता भैया? है न्यूरॉन के पास न्यूक्लियस, है ना। चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं व्हाट इज द गैप बिटवीन 2 न्यूरॉन्स कॉल्ड? सबसे फेमस क्वेश्चन न्यूरॉन की स्ट्रक्चर का। मान लो ये एक न्यूरॉन है आपका, ठीक है जी मैम, मान लिया। अब यहां से दूसरा न्यूरॉन, बेटा हमारे बॉडी में 100 बिलियन से भी ज्यादा न्यूरॉन होते हैं, ठीक है, तभी आपका ये खोपड़ी के अंदर दिमाग है ना वो इतना तेज काम कर पाता है। आपको पता है हम सबसे बुद्धिमान जीव हैं, हम मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल्स में क्यों आते हैं? क्योंकि हमारी जो क्या ब्रेन है, हमारा जो ब्रेन है वो सबसे ज्यादा विकसित दिमाग है। तो हमारे ब्रेन के अंदर इतने सारे न्यूरॉन्स हैं, तो ये एक न्यूरॉन यहां खत्म हो रहा है जी मैम, दूसरा न्यूरॉन यहां से शुरू हो रहा है जी मैम। तो एक न्यूरॉन जहां खत्म होता है, दूसरा न्यूरॉन जो है जहां से शुरू होता है, इनके बीच में गैप होता है और इसी गैप को साइनेप्स गैप कहते हैं, हिंदी में सिनेप्स क्षेत्र कहते हैं।
ऐसा कोई साल नहीं गया जिसमें ये क्वेश्चन रेलवे ने ना पूछा हो। या तो ये ऐसे पूछेगा या ये ऐसे पूछेगा क्वेश्चन, लेकिन यकीन मानो हर साल ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको साइनेप्स गैप बोलते हैं, उसको सिनेप्स क्षेत्र बोलते हैं। याद रख लेना। आ जाओ अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला कह रहा है न्यूरॉन्स हैव मैनी शॉर्ट ब्रांचेस पार्ट। अब जैसे ही ब्रांच शब्द देखा, ब्रांच का मतलब क्या होता है, शाखा। तो कितनी बार पढ़ा हूं कि न्यूरॉन में ऐसे लंबी लंबी ब्रांचेस होती हैं। इन ब्रांचेस को हम क्या बोलते हैं, इन ब्रांचेस को हम डेंड्राइट कहते हैं। सिर्फ ब्रांच शब्द देखते ही आपका आंसर आ जाना चाहिए था डेंड्राइट। न्यूरॉन के अंदर ऐसे लंबी लंबी जो ब्रांचेस होती हैं, शाखाएं होती हैं, जो सबसे पहले इंफॉर्मेशन को अपने पास कलेक्ट करती हैं, उसी को क्या कहते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, डेंड्राइट कहते हैं। ठीक है जी, आ जाइए अगला। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन कंट्रोल्स थिंकिंग एंड द लर्निंग एबिलिटीज। हमारे बॉडी का जो ब्रेन है उसके अंदर सबसे ज्यादा जो हायर माइंड है, ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, आपको पता होना चाहिए। उन्हीं में से एक ब्रेन है जो हमारा सबसे ज्यादा विकसित दिमाग है, उसको सेरेब्रम कहते हैं। सेरेब्रम का दूसरा नाम होता है हायर माइंड। ये दिमाग का हिस्सा जितना आपका अच्छा होगा उतना आप ऊंचाइयों पे जाएंगे बेटा, क्योंकि यही दिमाग है जो सोचता है, समझता है, याददाश्त बनाता है, याददाश्त स्टोर करता है। यही दिमाग आपकी विल पावर, आपकी कंसंट्रेशन पावर, आप कैसा मैथमेटिक्स में है, कैसा रीजनिंग है आपकी, कैसी आपकी याददाश्त है, कितना जल्दी आप कोई कैलकुलेशन कर पाते हैं, कैसा सोच पा रहे हैं, ये सारे का जो सेंटर है ना, वो हमारे ब्रेन का एक हिस्सा जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम सेरेब्रम कहते हैं। और सेरेब्रम को ही हम हायर माइंड कहते हैं। इसी के अंदर याद रखना ये मेन थिंकिंग वाला पार्ट होता है। अभी आप कुछ भी सोच रहे हैं, मान लो आप सोच रहे हैं कि ये क्वेश्चन बस मेरे एग्जाम में आ जाए, तो बेटा ये जो आप सोच रहे हैं ना, वो सोचने का काम यही सेरेब्रम करवा रहा है, यही करवा रहा है। आप कैसे मैथ्स में हैं, आपकी रीजनिंग कैसी है, आपकी याददाश्त कैसी है, आपकी विल पावर कैसी है, आपकी क्रिएटिविटी कैसी है, आपकी इंटेलिजेंस पावर कैसी है, ये सब का सेंटर कौन होता है, यही हायर माइंड, जिसको आप सेरेब्रम कहते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ अगला। कह रहा है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एक्शन सच एज ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन एंड वॉमिटिंग। कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं हमारे बॉडी में जो हमारी इच्छा से काम नहीं करती हैं, जो अपने आप होती हैं, है ना। और अपने आप जो रिएक्शंस होती हैं उनको इनवॉलेंट्री रिएक्शंस कहते हैं, उनको अनैच्छिक अभिक्रियाएं कहते हैं। और इनवॉलेंट्री रिएक्शंस जब भी एग्जाम में आए, जैसे ब्लड का सर्कुलेशन, जैसे सांस लेना, जैसे डाइजेशन, जैसे हार्ट का बीट करना, हृदय की धड़कनों का बनना, जैसे आपके मुंह में लार बनना, जैसे ब्लड में प्रेशर आना, ये सारा काम होता है मेडुला का। किसका काम होता है, मेडुला का। हमारे शरीर के अंदर जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं जिनको हम चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वो किसकी मर्जी से काम करती हैं, वो मेडुला ऑब्लंगाटा की मर्जी से काम करती है। किसकी मर्जी से काम करती है, मेडुला की मर्जी से काम करती है, वो हमारी मर्जी से काम नहीं करती हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली पेयर से नर्व्स टाइप ऑफ इट्स ओरिजिन। अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि जो पीएनएस होता है, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, जो परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है, वो किससे बना हुआ होता है, वो नर्व से बना हुआ होता है, वो तंत्रिकाओं से बना हुआ होता है। मुझे बताओ मैंने क्या बताया था, कितनी तंत्रिकाएं होती हैं टोटल? मैम आपने पढ़ाया 43 जोड़ी तंत्रिकाएं पाई जाती हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र में। जी सही पढ़ा आपने। अब सुनो, ये दो प्रकार की होती हैं। जो नर्व्स ब्रेन से आती हैं उनको क्रैनियल नर्व्स कहते हैं। पहली तो ये होती हैं, मैं यहां पे लिख दे रही हूं, आगे सुनो यहां पर, फिर आप क्वेश्चन का आंसर देना। दो तरीके की नर्व्स होती हैं। पहली होती हैं क्रैनियल नर्व्स, जिनको हिंदी में कपालीय तंत्रिकाएं कहते हैं। वो तंत्रिकाएं जो ब्रेन से निकलती हैं, जो मस्तिष्क से निकलती हैं, कितनी होती हैं टोटल? 12 जोड़ी होती हैं बेटा, 12 जोड़ी। क्रैनियल नर्व्स की संख्या कितनी होती है? 12 पेयर्स। दूसरी तरफ आओ, वो नर्व्स जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं,
जो मेरु रज्जु से निकलती हैं और मेरु रज्जु तक मैसेज लाती भी और लेकर भी जाती हैं, उनको हम स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। कितनी होती हैं? 31 जोड़ी। तो 31 और 12 कितना हो गया? 43 जोड़ी। तो मैंने यही तो पढ़ाया था कि जो पीएनएस होता है, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, वो कुल 43 जोड़ी नर्व से मिलकर बना हुआ होता है। ये 2 भागों में बटी हुई होती है। एक ऐसी नर्व जो ब्रेन से निकलती हैं उनको हम क्रैनियल नर्व कहते हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं उनको हम स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। क्रैनियल नर्व्स की संख्या 12 जोड़ी होती है, स्पाइनल नर्व्स की संख्या 31 जोड़ी होती है। तो स्पाइनल नर्व ब्रेन से निकलती हैं क्या? ना ना। स्पाइनल नर्व्स हार्ट से निकलती हैं क्या? ना ना। क्रैनियल नर्व्स क्या स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं क्या? ना ना। तो ऑप्शन तो एक ही सही है ना, ऑप्शन तो एक ही सही है ना, है ना? ठीक है। हाँ जी गोपाल जी, सर आपका बैच पूरा कंप्लीट करवाएंगे, आप काहे को टेंशन ले रहे हैं? कहीं पर भी जाए कोई टीचर, क्या फर्क पड़ता है, सब सारे अपने ही लोग हैं, है ना? जिसको जहां अच्छा लगता है पढ़ाना वो वहां पे जाए। आपने जो बैच परचेज किया है उसको 100% कंप्लीट करवाया जाएगा उन्हीं टीचर के द्वारा, आप बिल्कुल परेशान नहीं हुए। आइए नेक्स्ट। मैम बुक लाओ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की, बहुत जल्दी आने वाली है साइंस की बुक, जिसमें सिर्फ PYQs होंगे, ओनली साइंस के। आएगी, काम चल रहा है, काम चल रहा है। मैम कोर्सेज पर डिस्काउंट दे दो। बेटा कोर्सेज पर डिस्काउंट 25 अप्रैल रात को 8 बजे इवेंट लगा है, उसमें अनाउंस करेंगे। वेयर इज रिफ्लेक्स आर्क फॉर्म्ड इन द बॉडी? मुझे ये बताओ, रिफ्लेक्स रिएक्शंस जो होती हैं उनको कौन कंट्रोल करता है? प्रतिवर्ती क्रियाओं को कौन कंट्रोल करता है? स्पाइनल कॉर्ड। आपके दिमाग में आ रहा होगा रिफ्लेक्स रिएक्शंस होती क्या है? आपको यहां पर गर्म तवे पे आपने हाथ रखा, आपकी उंगली पे यहां गर्म लगा, तुरंत आप अपना हाथ पीछे खिसका लेते हो। गर्म पानी की बाल्टी में आपने हाथ दिया, आपका हाथ तुरंत वापस पीछे की तरफ खिसक जाता है कि ये पानी तो गर्म है। तो ये जो एक्शंस होते हैं इन्हीं को रिफ्लेक्स एक्शंस कहते हैं, इन्हीं को प्रतिवर्ती क्रियाएं कहते हैं। और ये करवाने का काम होता है स्पाइनल कॉर्ड का, मेरु रज्जु का काम होता है। आपको सुई लगी, आपको कांटा चुभा, आपको दर्द हुआ, आप गर्म पानी की बाल्टी में हाथ दे दिए, गर्म तवे पे हाथ दे दिए, तुरंत आपका हाथ पीछे की तरफ खिसक जाता है। किसकी वजह से? रिफ्लेक्स रिएक्शंस की वजह से, प्रतिवर्ती क्रियाओं की वजह से। जो कौन करवाता है? जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड करवाता है, जो हमारा मेरु रज्जु करवाता है। तो बताओ रिफ्लेक्स आर्क कहां होगा? स्पाइनल कॉर्ड में होगा। सिंपल सी बात है ना? चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन उसी का ही रूप है जो मैंने आपको अभी समझाया। कह रहे खाना बनाते समय उबलते बर्तन से भाप निकलकर हाथ पर लगती है, तो आपका हाथ में जलन महसूस होने से पहले ही आप हाथ पीछे हटा लेते हो कि भैया ये भाप तो गर्म पानी से निकल रही है, तो भैया इससे मेरा हाथ जल सकता है। तो आपने हाथ तुरंत पीछे हटा लिया। तो तुरंत जब पीछे हटाया तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है स्पाइनल कॉर्ड ने इनिशिएट कर दिया है रिफ्लेक्स एक्शन को। स्पाइनल कॉर्ड ने तुरंत रिस्पॉन्स दे दिया कि भैया ये गर्म लग रहा है, हाथ पीछे खिसका लो। तो आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा ए आंसर होगा। बेटा नर्वस सिस्टम और न्यूरॉन की स्ट्रक्चर से 2025 वाले एग्जाम्स में भर भर के क्वेश्चंस आए हैं। तो मैं तो आपको यही कहूंगी न्यूरॉन की स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ लेना। बहुत अच्छे से मैंने सफलता बैच के अंदर आपको पढ़ा रखा है न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, बाद में क्वेश्चंस भी करवा रखे हैं। आ जाओ अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा है कि भोजन जब आप खा लेते हो उसके बाद आपका पेट भर गया, तो आपका पेट भर गया, भूख शांत हो गई। अब ये कौन महसूस करवाता है कि भैया बस इतना ही खाओ, इतना ही खाओ? बताओ, पहले मुझे बताओ, आपको भूख लगी है, आपको प्यास लगी है ना? ये सब ब्रेन का कौन सा हिस्सा आपको महसूस करवाता है कि भूख लगी है, प्यास लगी है? मूड कैसा है आपको? गुस्सा तो नहीं आ रहा है, स्माइल करने का मूड है क्या? किसके लिए कैसे आपकी मन में फीलिंग्स हैं, प्यार वाली, नफरत वाली, किसी से ईर्ष्या हो रही है आपको? तो इन सब का सेंटर कौन होता है? हाइपोथैलेमस। कौन होता है? हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस अब ब्रेन का कौन सा? देखो भूख लगी है, प्यास लगी है, महसूस कौन करवाएगा? हाइपोथैलेमस। अब आपको भूख लगी, आपने भरपेट के खाना खा लिया, तो बेटा अब पेट से ब्रेन के पास, ब्रेन कहेगा बस भैया इतना बहुत हो गया, भर गया पेट। तो वो कौन सा ब्रेन का हिस्सा महसूस करवा रहा है कि पेट भर गया? हाइपोथैलेमस। अब ये हाइपोथैलेमस कहां होता है?
तो ब्रेन के सबसे आगे वाले हिस्से में होता है, जिसको फोर ब्रेन कहते हैं, जिसको फोर ब्रेन कहते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन पूछा है आपसे, है ना। यहां पे हाइपोथैलेमस ऑप्शन में होता तब भी आपका सही होता। फोर ब्रेन 3 भागों में बटा हुआ होता है, अगर आपने पढ़ा है तो पहला होता है फोर ब्रेन का फर्स्ट जो पार्ट होता है उसको थैलेमस कहते हैं, दूसरे को हाइपोथैलेमस कहते हैं और तीसरे को सेरेब्रम कहते हैं। तो फोर ब्रेन के अंदर ही, अग्र मस्तिष्क के अंदर ही एक हाइपोथैलेमस नाम का हिस्सा है, इसका भाग है, जो आपको भूख लगना, प्यास लगना, आपका मूड कैसा है, आपको गुस्सा आ रहा है, आपको हंसी आ रही है, आप चिड़चिड़े हो रहे हो, आपको किसी के लिए ईर्ष्या हो रही है, आपके मन में किसी के लिए अच्छी फीलिंग्स आ रही हैं, किसी के लिए खराब आ रही हैं, किसी के लिए प्यार वाली आ रही है, किसी के लिए नफरत वाली आ रही है, इन सबका सेंटर होता है हाइपोथैलेमस। ठीक है जी मैम। आ जाओ अगला क्वेश्चन। मस्तिष्क का कौन सा भाग उच्च लेवल के लिए सोचना और संवेदनाओं की जानकारी की जटिल व्याख्या के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, थिंकिंग ब्रेन किसको बोलते हैं? थिंकिंग ब्रेन हम बोलते हैं सेरेब्रम को। अब सेरेब्रम कहां है? फोर ब्रेन में है। अरे भैया अभी पढ़ाया था, सोचने की, समझने की और मैथमेटिक्स, कैलकुलेशन, रीजनिंग, याददाश्त बनना, स्टोर होना, सब किसका काम होता है? सेरेब्रम का काम होता है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं बी में सेरेबेलम है, ऐसा ही पढ़ना, तुम ऐसे ही नाक कटवा के आना एग्जाम में। अब सेरेब्रम किसका हिस्सा होता है? तो ये पिछली स्लाइड में लिखा नहीं क्या यहाँ पे? सेरेब्रम किसका हिस्सा होता है? फोर ब्रेन का। तो ये कौन से ब्रेन में होता है? ये बेटा फोर ब्रेन में होता है। अभी तो पढ़ाया था कि सेरेब्रम को ही हम क्या बोलते हैं? हायर माइंड। और मैंने कहा था हायर माइंड या हायर ब्रेन बोलते हैं हम। और मैंने कहा था ये जितना अच्छा होगा आप उतनी ऊंचाइयों पे जाएंगे, क्योंकि आपकी विजडम पावर, इंटेलिजेंस पावर, मैथमेटिक्स, कैलकुलेशन, मेमोरी, स्टोर होने की कैपेसिटी सब अच्छी होगी। इसकी वजह से बस इसको अच्छा कर लो आप। और ये कहां है? तो फोर ब्रेन में है। तो कैसे तुम बी लगे पड़े हो? अरे बी में सेरेबेलम है। सेरेबेलम हमारे बॉडी का बैलेंस करने का काम करता है, बॉडी की बैलेंसिंग का काम करता है सेरेबेलम, ना कि सोचने समझने की शक्ति देता है आपको। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला, द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज लोकेटेड इन द। फिर आगे देखो ये क्वेश्चन कि मुख्य सोचने वाला, सोचना, समझना, याददाश्त बनाना, याददाश्त को स्टोर करवाना, ये सब ब्रेन के किस हिस्से में होता है? फोर ब्रेन में। और फोर ब्रेन में कौन से भाग में होता है? सेरेब्रम। और मैंने पढ़ाया था ना, सेरेब्रम सबसे बड़ा पार्ट होता है इन सब में। कितने हिस्से में? 2/3 हिस्से में रहता है सेरेब्रम। 2 भागों में बटा हुआ होता है ऐसे, लेफ्ट हेमिस्फेयर, राइट हेमिस्फेयर, दोनों को जोड़ता है कॉर्पस क्लोजम। सब कुछ पढ़ाने के बाद भी गलत आंसर कैसे आ सकते हैं आप लोगों के? आ जाओ। हाँ जी, चूज ए टर्म टू कंप्लीट एनालॉजी। क्या आएगा यहां पर? कह रहा है एक्सोन जो होता है वो लॉन्ग प्रोसेस, सिंगल लॉन्ग प्रोसेस। एक्सोन लंबी होती है, एक ऐसी बेलनाकार नली होती है, सिलेंड्रिकल ट्यूब होता है, लंबा होता है, मैसेज को आगे की तरफ भेजने का काम करता है। जैसे एक्सोन एक लंबी सी नली है और जो लॉन्ग प्रोसेस करता है न्यूरॉन के अंदर, वैसे डेंड्राइट क्या होता है? तो डेंड्राइट ब्रांचों में बंटा हुआ हिस्सा होता है। अब जहां पर ब्रांच वाला ऑप्शन देखा तो वही आंसर सही हो गया, वही आंसर सही हो गया। ठीक है, ये लो, मैंने कहा था ना, डेंड्राइट शब्द जब भी आएगा तो आपको ब्रांच्ड वर्ड ढूंढना है। ब्रांच्ड, न्यूरॉन का वो हिस्सा जो ऐसे ब्रांचेस में बंटा हुआ होता है, ऐसे शाखाओं में बंटा हुआ होता है, लंबी लंबी शाखाएं। इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम डेंड्राइट्स कहते हैं। इनको हम डेंड्राइट्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन एनटीपीसी 2024 में पूछा, मानव शरीर में कितनी मेरु तंत्रिकाएं होती हैं? स्पाइनल नर्व्स की संख्या कितनी होती है? तो थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया था, कुल तंत्रिकाओं की संख्या 43 जोड़ी होती है, जिसमें 31 जोड़ी जो होती हैं वो स्पाइनल नर्व होती हैं और जो 12 जोड़ी होती हैं वो क्रैनियल नर्व्स होती हैं। कर दिया आंसर? मैं हर एक एग्जाम के क्वेश्चन लेके आ रही हूँ, एनटीपीसी, जेई, साथ में टेक्नीशियन ग्रेड 3, एएलपी और आपके ग्रुप डी, सारे एग्जाम के क्वेश्चंस लेकर आ रही हूँ आपके सामने। ये नर्व तो बहुत बार आता है बेटा। अगला,
नोड्स ऑफ रनवियर आर स्मॉल गैप्स फाउंड इन। अब ये रनवियर के नोड क्या होते हैं? गैप है ये। देखो मैं पहले आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। न्यूरॉन के अगर आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो कुछ ऐसी सी बनाओगे, ऐसे लंबी सी बेलनाकार नली होती है। जी मैम। अब इस बेलनाकार नली में इस तरीके की ऐसी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। इन्हीं स्ट्रक्चर के बीच में ये जो हिस्सा होता है इसको नोड ऑफ रनवियर कहते हैं। नहीं समझ में आया? इस फोटो में देखो, आ जाएगा समझ में। ये देख रहे हो एक्सोन का हिस्सा? जी मैम। ये देख रहे हो? जी मैम। ये देख रहे हो? जी मैम। ये देख रहे हो? जी मैम। और इनके बीच में जो ये हिस्सा होता है इसको नोड ऑफ रनवियर कहा जाता है। हिंदी में रनवियर की गांठें भी बोलते हैं। ये कहाँ है? ये एक्सोन में है। लेकिन एक्सोन का कौन सा हिस्सा बना रहा है? ये माइलिन शीथ बनाने का काम करता है। तो अब आपके ऑप्शन में क्या था? आपके ऑप्शन में था क्या? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, माइलिन शीथ के बीच में छोटे छोटे गैप होते हैं जिनको नोड ऑफ रनवियर कहते हैं। काम क्या करते हैं? मैसेज को स्पीड देने का काम करते हैं। बस आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला कह रहा है विच पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉलेंट्री एक्शंस एंड मेंटेनिंग बॉडी बैलेंस। मैं भी सीधी खड़ी हूं, गिर नहीं रही हूं। आप बैठे होंगे, लेटे होंगे, लेकिन गिर पड़ तो नहीं रहे होंगे क्योंकि आपका बॉडी का बैलेंस बना हुआ है। तो बॉडी का बैलेंस बनाने का काम किसका होता है? सेरेबैलम का। सेरेबैलम, जिसको आप छोटा दिमाग बोलते हैं, लिटिल ब्रेन कहते हैं। सेरेबैलम का काम होता है बॉडी बैलेंसिंग का। बॉडी का बैलेंस बना के रखने का काम किसका होता है? सेरेबैलम का होता है। अनुमस्तिष्क का होता है, याद रखना। ठीक है, हाँ जी मैम। आ जाओ अगला क्वेश्चन। टेक्नीशियन 2024 में पूछा ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हेल्प्स इन द सेंसेशन ऑफ। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हमारे नाक में पाए जाते हैं। नाक का काम होता है स्मेल की पहचान करवाना। ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं? ये जो होते हैं ये हमारे ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाते हैं और ब्रेन फिर बताता है कि आपने जो स्मेल की है वो किसकी है, गुलाब के फूल की है या गेंदे के फूल की है, या फिर हलवा बन रहा है घर में तो उसकी खुशबू है, या कचरे के डिब्बे के बगल से जा रहे हो तो आप नाक बंद करके जाते हो। क्यों? क्योंकि आपके नाक के अंदर ही होते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। वो स्मेल को ब्रेन तक पहुंचाते हैं और जो ब्रेन होता है वो क्या आप बताओगे? आपको रिस्पॉन्स करके बताता है कि आखिर ये स्मेल है किसकी, कैसी है स्मेल, अच्छी है कि बुरी है, और दूसरी बात है तो किसकी है, उसकी पहचान करवाने का। अच्छा आपसे पूछ ले ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते कहाँ हैं? तो आप बताओगे नाक में होते हैं। किसकी पहचान करवाते हैं? स्मेल की, गंध की, कैसी स्मेल आ रही है। ठीक है, ओके चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन स्टोर थॉट्स। आपके दिमाग में कोई विचार आया, आपने आज कोई नया फॉर्मूला पढ़ा, आपकी कोई नई याददाश्त बनी, तो याददाश्त, सोच, विचार, किसी की फोटो आपने याद की, कोई गाना याद किया, कोई मैथ्स का फॉर्मूला याद किया, कोई साइंस का कॉन्सेप्ट याद किया, तो ये सारी चीजें स्टोर कहाँ होती हैं? तो हमारे ब्रेन के हायर माइंड में। और हायर माइंड को क्या बोलते हैं हम? फोर ब्रेन। और फोर ब्रेन में भी कौन? सेरेब्रम करता है बेटा इनको स्टोर करने का काम। सेरेब्रम में याददाश्त बनती भी है, स्टोर भी होती है। आप किसी भी चीज के बारे में सोचते हैं, कोई इमेज देखते हैं, किसी के घर का रास्ता याद करते हैं, कोई मैथ्स का फॉर्मूला याद करते हैं, ये सब यहां पर याद होता है और यहीं पे स्टोर हो जाता है, यहीं पे स्टोर हो जाता है। इसीलिए तो हम इसको हायर माइंड बोलते हैं भैया। एनटीपीसी 2024 में पूछा व्हाट इज द वेट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इन ग्राम्स। हमारे दिमाग का कुल वजन जो होता है वो 1350 से 1450 ग्राम के बीच में होता है। लेकिन अगर 1350 ना है, 1300 ना ऑप्शन में है, तो इस ऑप्शन के हिसाब से 1200 से 1400 ग्राम आपके दिमाग का वजन होना चाहिए। इतना वजन होता है। ठीक है, हाँ लड़कियों के दिमाग का वजन थोड़ा लड़कों के दिमाग के वजन की तुलना में कम होता है। लड़कियों में जो दिमाग का वजन होता है वो 1250 से 1200 से 1300 मान लो। लड़कों में 1350 से 1400 तक भी जा सकता है दिमाग का वजन। इसका मतलब ये नहीं किसी लड़की में दिमाग कम है, दिमाग का वजन कम है। एनटीपीसी 2024 में पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट सेरेब्रम। सेरेब्रम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट है जो सही नहीं है? सेरेब्रम जो होता है वो आपको पता होना चाहिए 2 भागों में बंटा हुआ होता है
और इन भाग को बोलते हैं हेमिस्फेयर। एक लेफ्ट वाला हेमिस्फेयर, एक राइट वाला, एक बायां गोलार्ध, एक दायां गोलार्ध। सेरेब्रम सबसे बड़ा भाग होता है, 2/3 हिस्से में होता है, अभी पढ़ाया मैंने। यह मस्तिष्क का अग्र, शीर्ष और पार्श्व भाग बनाता है। हाँ, ये फ्रंट वाला, साइड वाला भाग बनाता है। अगला कह रहे हैं इट कोऑर्डिनेट्स मस्कुलर एक्टिविटी। गलत है, गलत ही पूछा था, डी इज द राइट आंसर। मस्कुलर एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करवाने का काम सेरेब्रम का नहीं होता है, सेरेबैलम का होता है। सेरेबैलम जो है वो हमारी मसल्स के ऊपर कंट्रोल करता है, हमारे बॉडी का बैलेंस बनाने का काम करता है। तो गलत डी हुआ, तो डी ही ऑप्शन आपका आंसर सही होना चाहिए था। हाँ, ये एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नोट करेक्ट अबाउट सेरेबैलम। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके देना है कि क्या होना चाहिए सही आंसर इस क्वेश्चन का। पीडीएफ मेरे साइंस बाई काजल सिहाग टेलीग्राम चैनल से आप ले लेना, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी इस चैप्टर की। ठीक है, इसी के साथ आज हमारा नर्वस सिस्टम खत्म हो गया है।